नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है लाल गलियारे की, जहां गोलियों की गूंज के पीछे सुनाई देती हैं कई सारी अनसुनी कहानियां। भारत का वो हिस्सा जो आज भी विकास की राह से तड़पता रहा, अगर वहां आज भी कुछ सुनाई देता है तो केवल बंदूकों की खड़खड़ाहट सुनाई देती है। आप सभी ने नक्सलवाद के बारे में तो पढ़ा होगा, पर क्या किसी ने ये जानने की कोशिश करी कि कोई एक सामान्य इंसान आखिरकार नक्सलवाद का रास्ता क्यों चुन लेता है? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि किस प्रकार से नक्सलवाद का रास्ता स्टार्ट होता है, और ऐसे कई सारे नक्सलवादी हैं जिन्होंने भारत सरकार पर भरोसा किया और भरोसे में भारत सरकार ने बदले में उन्हें पुलिस की नौकरी तक ऑफर करी। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी को। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर भारत के मैप में ये जो लाल कलर का एरिया दिखाई दे रहा है ना, इसे कहते हैं लाल गलियारा। और लाल गलियारे में मुख्य रूप से भारत के 11 राज्य शामिल हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कौन कौन से राज्य, और फिर हम जानेंगे नक्सलवाद की स्टोरी। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार और इनसे सटे हुए कई सारे ऐसे राज्य जहां पर जंगल और पहाड़ी इलाके पाए जाते हैं, वहीं पर ज्यादातर नक्सलवाद है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत के अंदर कितने नक्सलवादी बचे हुए हैं। यह आंकड़ा जो इंटरनेट के ऊपर मौजूद है, अब नक्सलवादियों की संख्या यानी कि 2025 के अंदर इनकी संख्या 4000 से लेकर 6000 रह गई है। एक टाइम पे इनकी संख्या 40,000 से 60,000 हुआ करती थी, पर ये लगातार कम होते जा रहे हैं। कम क्यों हो रहे हैं? क्या इनकी मृत्यु हो गई? नहीं, लगातार सरेंडर कर रहे हैं। पिछले एक साल के आंकड़े अगर आप देखोगे तो एक साल के अंदर 10,000 से ज्यादा नक्सलवादियों ने सरकार के सामने सरेंडर करने का काम कर दिया। अब सवाल यह भी आता है, क्या नक्सलवादियों से डरने की जरूरत होती है? मेरा जवाब होगा बिल्कुल डरने की जरूरत है। क्यों? उसके पीछे का रीजन क्या है? तो ये है, अगर आप पिछले 2-3 सालों के आंकड़े देखोगे तो भारत में आतंकवादियों ने भी अटैक किया और नक्सलवादियों ने भी अटैक किया है। आतंकवादियों ने अटैक किया था, उसमें हमारे सैनिकों की मौत हुई थी 384। वहीं नक्सलवादियों के द्वारा जो अटैक हुआ उसमें हमारे सैनिकों की मौत हुई है कितनी? 2191। वहीं अगर हम आम नागरिकों की बात करें तो आतंकवादियों के अटैक से 221 आम नागरिकों की मौत हुई की बात करें नक्सलवादियों की, तो नक्सलवादियों के अटैक से 2045 आम नागरिकों की मौत हुई। मतलब इस आंकड़े से आप साफ जाहिर कर सकते हैं कि आतंकवादी कितना अटैक कर रहे हैं और ये कितना कर रहे हैं। अब सवाल ये आता है, नक्सलवाद की शुरुआत कब, कहां, किसने करी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1967 में। 2 व्यक्ति, एक का नाम था कानू सन्याल और दूसरे का नाम था चारू मंजूमदार। इन्होंने पश्चिम बंगाल का एक जिला दार्जिलिंग और दार्जिलिंग का एक गांव है नक्सलबाड़ी, और उसी गांव में शुरुआत करने की वजह से इसका नाम हो गया नक्सलवाद। अब सवाल यह आता है कि नक्सलवाद की शुरुआत क्यों हुई? उसके पीछे कई सारे रीजन देखने को मिलते हैं। पहला रीजन ये कि ये ऐसे इलाके के लोग थे, यानी कि आदिवासी तबके के लोग थे, जहां कभी विकास की राह देखने को नहीं मिली। इन लोगों को एक टाइम का खाना देखने को नहीं मिला। दूसरा, इनके पास जो जमीनें हुआ करती थी उन पे जमींदार अपना हक जता लिया करता था और उन्हें एक मजदूर की तरह काम करने के लिए रखता था, जिसपे सरकार ने कभी लेकर बात नहीं करी। इसके अलावा इनकी आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा खराब होती थी कि पहनने के लिए कपड़े नहीं मिला करते थे और घर की हालत बहुत ज्यादा जर्जर हुआ करती थी। और उसी से मजबूरी के चलते इन्होंने कहा कि अपना आपसी मुद्दा हम आपस में सुलझा लेंगे, कभी सरकार के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि सरकार केवल लुटेरी है। और इसी बात के चलते सरकार और सरकार से जुड़े हुए सरकारी जितने भी कर्मचारी हैं उन सभी से इनको नफरत हो गई, और उसी चीज के चलते इन्होंने इसकी शुरुआत करी। हालांकि शुरुआती तौर पे केवल जमींदारों के खिलाफ लड़ने के लिए इसकी शुरुआत हुई थी, पर कालांतर में आते आते इनका लक्ष्य बिल्कुल चेंज हो गया। अब ये बिल्कुल सरकार के खिलाफ हो गए हैं। इन्होंने कई सारे गानों में भी बताया है कि गांव हमारा, गली हमारा, मोहल्ला हमारा, हमारे बिना खाना नहीं, पानी नहीं, दाल नहीं, चावल नहीं, अन्न नहीं, दही नहीं, दूध नहीं, कुछ मत खाना रे, और संगठन के झंडे तले दब के तुम रहना रे, कभी भी सरकार के सामने तुम झुक के मत रहना रे। ऐसे कई प्रकार के गाने भी इनके द्वारा गाए गए हैं। ये सरकार के कुल मिला के विरोधी है। बस इसी के चलते इनकी शुरुआत मानी जाती है। अब ये सरकार और सरकार से जुड़े हुए कर्मचारियों के विरोधी है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं, आर्मी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, एसएसबी, जो भी सेना के व्यक्ति इनको नजर आते हैं क्या करेंगे? सीधा अटैक करेंगे। ज्यादातर अटैक इनके द्वारा कब किए गए? तो अप्रैल से लेकर जून के महीने में, यानी कि जब जब पतझड़ का मौसम होता है तब तब इनके द्वारा बहुत ज्यादा अटैक किए जाते हैं। अगर पिछले अप्रैल की मैं बात करूं तो इनके द्वारा अटैक के चलते 22
जवान शहीद हो गए थे। और ये अटैक किस प्रकार से करते हैं, तो एक इनको आता है छापेमारी और गुरिल्ला पद्धति, जिसमें छोटे छोटे ग्रुप में ये आते हैं, अटैक करके कट लेते हैं, भाग जाते हैं, पता नहीं चलता। दूसरा कम्युनिकेशन नेटवर्क है, सटीक सूचना मिलती है क्योंकि गांव के अंदर इनके बहुत सारे जो है सूचना देने वाले खुफिया एजेंसी वाले लोग बैठे रहते हैं, यानी कि गांव के अंदर क्या है, खुफिया नेटवर्क इन्होंने चला रखा है। एक टाइम गांव के जो आदिवासी तबके के लोग थे इनकी सुरक्षा भी करते थे और इनको सूचना भी पहुंचाते थे। पर आज का हाल यह है कि आदिवासियों को जबरदस्ती अपने गिरोह में शामिल करने की कोशिश करते हैं और उन्हें जबरदस्ती बोलते हैं कि तुम्हें हमारी मदद भी करना होगा और हम तक सूचना भी पहुंचाना होगा। इसके साथ ही वन पहाड़ी इलाके में रहते हैं जिसके बारे में आसानी से सरकार के लोगों को पता नहीं चल पाता है। इसके अलावा ये कैसे अटैक करते हैं, तो इनके पास में कई प्रकार के हथियार भी मौजूद होते हैं। अब सवाल ये आता है कि हथियार कहां से आए, तो नेपाल तक इनका नेटवर्क फैला हुआ है, नेपाल से इनके पास में हथियार आ जाते हैं। और भी भारत के कुछ इलाके हैं जहां से इनके पास हथियार आते हैं। पुलिस कैंप के ऊपर कई बार ये अटैक करते हैं। अभी कुछ समय पहले सीआरपीएफ की गाड़ी जा रही थी, उसके ऊपर अटैक कर दिया था, रोड को उड़ा देते हैं। सड़क, स्कूल, हॉस्पिटल, अगर उसके अंदर इनको टैक्स नहीं दिया जाए, 10 to 12% ये टैक्स लेते हैं, और अगर वो नहीं दिया जाता है बजट के अकॉर्डिंग, तो भी ये क्या करते थे, फोड़ने का काम करते हैं, विकास काम नहीं होने देते हैं, वसूली बहुत ज्यादा करते हैं और ग्रामीण लोगों को धमकाने का बहुत ज्यादा काम करते हैं। इसके अलावा हमारे जो सैनिक है जिनके साथ में ये क्या करते हैं, घमासान करते हैं और उनको मार देते हैं। मारने के बाद में सैनिकों के हथियारों को लूट देते हैं, यानी कि जितने भी राइफल होते हैं वो ले जाते हैं, बुलेट्स इनके पास होती है, रिवॉल्वर होती है वो भी ले जाते हैं, चाकू छुरी जो भी होता है वो भी ले जाते हैं। और जो बड़े अधिकारी होते हैं जिनके पास में बुलेट प्रूफ जैकेट होता है वो भी निकाल के ले जाते हैं। और इसके अलावा AK-47 तक इन लोगों ने चुरा ली है। अब मेरा सरकार से यही बोलना होगा कि अगर सरकार इन सभी चीजों पर वर्क करती है तो सरकार को GPS के ऊपर भी वर्क करना चाहिए, क्योंकि मोबाइल और हमारी कार अगर गुम हो जाती है तो सरकार उसको ढूंढने के लिए कई प्रकार के प्रोडक्ट लेके आई हुई है। तो क्यों ना इन सभी जो सरकारी प्रोडक्ट है, जैसे रिवॉल्वर हो गई है, राइफल्स हो गई है, तो उनके अंदर भी GPS ट्रैक लगाना चाहिए ताकि पता चले चुराने वाला कहाँ घूम रहा है, जंगल के कौन से एरिया तक गया है। अभी जो मैंने आपको बताया है कि अप्रैल महीने में इनके द्वारा जो अटैक किया गया था, उन्होंने एक इसका भी इस्तेमाल किया था। ये है RPG, रॉकेट प्रोपेल ग्रेनेड है ये, और इसको जैसे ही छोड़ा जाता है तो 400 मीटर के एरिया तक ये जाके धमाका कर सकता है। तो हमारे CRPF के कई सारे जवानों को इनके द्वारा मार दिया गया। अब ये अगर इसी साल की मैं आपको अटैक के बारे में बताऊं, ये जो मैंने बताया था 22 जवान शहीद हुए थे नक्सलवादियों के द्वारा, बीजापुर के अंदर अटैक किया गया था। 26 मार्च की बात करें तो बीजापुर में ही जिला पंचायत के सदस्यों को नक्सलियों के द्वारा मार दिया गया। वहीं 25 मार्च कोंडा गांव के अंदर सड़क निर्माण का काम चल रहा था, इनकी वसूली नहीं दी गई इसलिए मार दिया गया। 23 मार्च की बात करूं तो नारायणपुर में नक्सलवादियों ने जवानों की बस को ही उड़ा दिया। अब देखो कितना आतंक इन लोगों का बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा माओवादियों का नेपाल से हथियार तो आते ही आते हैं, इसके अलावा तमिलनाडु में भी इनका एक बहुत बड़ा हथियारों का जाखिरा अभी पकड़ा गया था, और तमिलनाडु से ही बहुत ज्यादा इनको हथियार भी सप्लाई होते हैं। और यहाँ तक कि तमिलनाडु के ऐसे कई सारे नेता लोग जो हैं वो इनके साथ में जुड़े हुए हैं, जिसके चलते इनको हथियार मिल जाता है। अब इन्हीं चीजों को खत्म करने के लिए सरकार ने बस्तर डिवीजन के 7 जिलों के अंदर CRPF, BSF, ITBP, CISF, STF, CAF और DRG के लगभग 1 लाख से भी ज्यादा सैनिकों को यहाँ पर तैनात कर रखा है, केवल इन नक्सलवादियों के चलते। दूसरा, सरकार ने एक नई स्कीम निकाली है कि नक्सलवादियों को पकड़ने के लिए इन्हीं के इलाके के, इन्हीं के तबके के लोगों को फोर्स में लाना होगा, जिसके लिए इन्होंने DRG का गठन किया, यानी कि डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड करके एक नए प्रकार की फोर्स बनाई, जिसमें लोकल एरिया के लोगों को भर्ती किया जाएगा ताकि उनके माध्यम से पता चलेगा कि ये कहां पर छुप के बैठे हैं। आप देखिए ये इनकी ट्रेनिंग होती है और हथियार लेकर यहां पर खड़े हैं। ये इनका सिंबल है और इन्होंने एक नए प्रकार का नारा भी दे रखा है। नक्सलवादियों के द्वारा एक नारा दिया गया है, नारे में कहा है जमीन जोतने वालों की। इसका अर्थ क्या होता है, जो जमीन के ऊपर हल चलाता है जमीन उसी की होती है, ये इसके अंदर बताया गया। स्वाभाविक रूप से जमींदारों के खिलाफ बनाया गया था, इसलिए इनका ऐसा नारा है। अब आप देखिए नक्सलवादियों को खत्म करने के लिए 2005 के अंदर भी पहल की गई थी। ये व्यक्ति हैं जो कि कांग्रेस और बीजेपी के अंदर भी सदस्य रूप में काम कर चुके हैं, और इनका नाम है महेंद्र कर्मा। महेंद्र कर्मा ने क्या किया, एक गांव
गांव के लोगों को हथियार सप्लाई कर दिए थे कि नक्सलवादी कहीं भी दिखे तो उनको मार देना, और उसके चलते एक नारा दिया था सलवा जुडूम का, जिसमें कहा था नक्सलवादियों को जड़ से खत्म करना। अब इन्होंने जैसे ये नारा दिया और गांव वाले लोगों को हथियार दिया, तो आप देखिए गांव वाले लोगों के हाथ में हथियार आते से ही अगर उनकी आपस में कोई दुश्मनी है तो वो पहले क्या करेंगे, आपस में ही मारने का काम करेंगे। और ऐसा ही कुछ हुआ, नक्सलवादियों को मारना तो दूर की बात रही, गांव वाले ही आपस में लड़ लड़ के मर चुके हैं। अच्छा, आगे के और भी पॉइंट जाने उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारी टीम आप सभी के लिए एक AI कोर्स लेके आई है, जिसके अंदर आपको सिखाया जाएगा इमेज क्रिएट कैसे करते हैं, एक फनी की इमेज कैसे बनाते हैं, वीडियो एडिटिंग कैसे करते हैं, टेक्स्ट कैसे लिखते हैं, ब्लॉग कैसे लिखते हैं, और इसके साथ ही स्पीच अगर आप रेडी करना चाहते हैं, कई भाषण देते हैं, लेक्चरार हैं, तो उससे रिलेटेड चीज़ों जो घंटों लग जाते हैं आपको बनाने के लिए, वो हर एक प्रकार की चीज़ें आपको यहाँ सिखाई जाएगी। यानी कि दुनिया भर के क्वेश्चन और जवाब आपको यहाँ मिलेंगे। कहाँ मिलेगा ये? तो ये आपको मिलेगा इसी वीडियो के सबसे पहले कमेंट में। ये जो पहला कमेंट है जो मैंने पिन कर रखा है, इसमें आप जाओगे तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, फॉर्म वहाँ पर भरना होगा, जिसमें आपको अपना नाम, अपना ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, जिससे हमारी टीम आपके साथ कनेक्ट करेगी और आपको 200 प्रकार के कोर्सों के बारे में बताएगी। जो आपकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग होगा आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं और डिस्काउंट चाहते हैं तो AN10 ये कोड है, इसको यूज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, अच्छा खासा डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे देखो 13-14 साल की लड़कियां और लड़के जो है इसके अंदर शामिल हो जाते हैं, और इनके लिए भी एक पूरी टीम बनी हुई है। जैसे कलेक्टर साहब होते हैं, उनके साथ में नीचे बैठने वाले अधिकारी होते हैं, उसी प्रकार का ऐसा टीम बना हुआ है। पोलित ब्यूरो के लिए सरकार ने 1 करोड़ का इनाम रख रखा है, सेंट्रल कमेटी मेंबर के लिए अलग से इनाम है, तो सरकार ऐसे भी इनाम रखती है। अब ये देखिए, पोलित ब्यूरो वाला जो होता है नक्सल संगठन की सबसे बड़ी विंग है, जिसमें 5 से 7 नक्सली रहते हैं, और इनका ग्राफ लगातार डाउन होते जा रहा है। 2025 के आते आते इनकी संख्या बहुत कम रह गई है। ये वो राज्य जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे कि वो राज्य सारे नक्सलवादियों से घिरे हुए हैं, ये जिले भी आप देख सकते हैं उन राज्यों के जो बहुत ज्यादा नक्सलवादियों से घिरे हुए हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा नक्सली संगठनों की हम बात करें तो सबसे बड़ा है CPI, सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक है, और दूसरा आता है PLG है, पीपल लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी, और इसी का एक बहुत ही फेमस सदस्य था जिसका नाम था हिडिंबा। हिडिंबा अभी तक जितने भी नक्सलवादियों के द्वारा अटैक किए गए हैं उन सभी का मास्टरमाइंड है। जैसे पहलगांव के अटैक का मास्टरमाइंड है ना, उसी प्रकार से हिडिंबा इन सभी नक्सलवादियों का एक बहुत बड़ा माई बाप आप समझ सकते हैं। ये क्या करता है, प्लान करता है। ये इसकी सबसे आखिरी फोटो है, उसके बाद अभी तक इसकी फोटो देखने को नहीं मिली है। क्योंकि अगर हिडिंबा की मैं बात करूं ना, तो जैसे ये हिडिंबा है, और हिडिंबा जब चलता है तो उसके आसपास कई प्रकार के नक्सलियों की लहर चलती है। जैसे एक बहुत बढ़िया Z+ सिक्योरिटी इसको मिलती है, आप समझ सकते हैं, बड़ा खतरनाक है। इसको भर्ती किसने किया था, बदरना के द्वारा, जो कि हाल ही में इसको भर्ती किया था इसने बदरना ने, और बदरना ने 1988 में नक्सलवादियों का ग्रुप ज्वाइन किया था। उसका नाम ओरिजिनल रमेश था, और ज्वाइन करने के बाद उसको बदरना नाम दिया गया था। 2000 के अंदर बदरना ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। उसके बाद में उसने अपनी स्टोरी भी बताई, आपको YouTube पे मिल जाएगी। और उसी स्टोरी में बदरना ने कहा था कि हिडिंबा को भर्ती करने वाला मैं ही था। और ये बदरना जो है, इसकी वाइफ बहुत अच्छे से पढ़ी लिखी थी, वो खुद भी क्या थी, नक्सलवादी थी, और उसने भी सरकार के सामने सरेंडर किया, सजा को काटा, और उसके बाद सरकार ने उसे पुलिस की नौकरी भी दी। तो आज हिडिंबा की माफ कीजिएगा, आज बदरना की वाइफ क्या करती है, पुलिस में नौकरी करती है। आगे आप देखिए, ये नक्सलवादी जो बहुत ज्यादा आदिवासियों को परेशान करते हैं, आदिवासियों को ये बताते हैं कि हम आपके संरक्षक हैं और सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, जबकि वास्तविकता में ऐसा नहीं है। आदिवासियों को ढाल बनाकर अपने हितों का काम ये देखते हैं, है ना, आप ये समझ सकते हैं। इसी चीज के चलते सरकार के द्वारा 2 नए प्रकार के ऑपरेशन चलाए गए हैं, ऑपरेशन ग्रीन हंटर और ऑपरेशन प्रहार, जिसके चलते सरकार के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है कि आने वाले 31 मार्च 2026 तक भारत नक्सलवादियों से मुक्त होगा। तो अब देखते हैं भारत सरकार कितना खरा उतरती है, और इन नक्सलवादियों को के बारे में जान के आपको कैसा लगा है, अपनी राय जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।